हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट की 3rd क्लास है। वैसे देखने पर लग रहा होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट की 3 क्लास कैसे लग सकती है, बट जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। एक तो सबसे बड़ा वीडियो ही आपका 1 घंटे का भी नहीं है, वो 49 मिनट्स का है, तो इसलिए आज ये तीसरी क्लास है चैरिटेबल ट्रस्ट की। लास्ट क्लास को मुझे अब्रप्टली स्टॉप करना पड़ा था ड्यू टू सम इशू, आई वाज फेसिंग सम इशू। तो आज हम जहाँ पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कब कब जो है, एक तो हमने सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 देखा था कि हम कहाँ कहाँ पे जो है अपने जो मोर देन 15% का जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि उस एक्यूमुलेशन को कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको इनकम मान लेते हैं। वो कब होता है? जब आप मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, जब आप बोलते हैं कि मैं एक स्कूल अपने फ़ंड को एक्यूमुलेट करके ये बोलता है कि मैं स्कूल बनवाऊंगा, बट वो कुछ और बनवा देता है, तो ये एक मिस यूटिलाइजेशन हो गया। तो जब आप मिस यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर जब आप नॉन यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब आपने पैसे लगाने थे 5 साल तक के लिए, बट आपने वो 5 साल तक के लिए पैसे नहीं लगाए, बीच में ही निकाल दिया, या आपने बीच में एक्यूमुलेट करना बंद कर दिया। आपने बोला था मैं 5 साल तक एक्यूमुलेट करूँगा, आपने 2 साल बाद ही वो स्टॉप कर दिया। या फिर आपने इन्वेस्ट किया था 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, बट वो टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले ही आपने उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया, आपने उस बॉन्ड को रिडीम करा लिया। तो ये सारे कुछ केसेस थे जो हमने देखा था कि कुछ केसेस में हम नॉन यूटिलाइजेशन या मिस यूटिलाइजेशन मान लेते हैं, और फिर उसको जो है हम उस नॉन यूटिलाइजेशन या मिस यूटिलाइजेशन के ईयर में जो है हम अपना इनकम मान लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इस टॉपिक से आगे की क्लास। ओके, एक होता है सेक्शन 11(4). आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है केसेस वेयर ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बिजनेस अंडरटेकिंग मान लेते हैं। अब आपको इसको मैं समझाती हूँ कि कभी कभी क्या होता है। देखो, 11(4) और 11(4)(a) दोनों को एक साथ समझाते हैं, दोनों इंटरलिंक सेक्शन है। 11(4) को सबसे पहले समझते हैं। For the purpose of Section 11, property held under trust may consist of a business undertaking so held. If that be so, the trustee may claim that the income of such undertaking enjoy exemption under Section 11. Section 11(4) provides the following: the AO shall have the power to determine the income of the undertaking in accordance with the provision of the Act relating to assessment, and where the income determined by the AO is in excess of that shown in the books of undertaking, such excess shall be deemed to be applied to the purpose अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। 11(4) में ये लिखा हुआ है, जैसे असेसमेंट होता है, किसी का भी हो सकता है असेसमेंट, तो एक इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट है, असेसमेंट तो किसी का भी हो सकता है। अब अगर ट्रस्ट की असेसमेंट होती है और ट्रस्ट की असेसमेंट में सपोज़ ट्रस्ट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 200 लाख की इनकम दिखाई है, और जब असेसमेंट हुआ तो एओ ने 250 लाख की इनकम दिखाई, तो ये जो 50 लाख है, ये 50 लाख को हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बिज़नेस अप्लाई किया गया है अदर देन चैरिटेबल पर्पस के लिए। दैट मीन्स कि ये जो है बिज़नेस पर्पस, एक बिज़नेस अंडरटेकिंग हो गया। आप ये जो अमाउंट है इसको एज ए बिज़नेस अंडरटेकिंग आपने ये अमाउंट जो है खर्चा किया है, या ये आपकी इनकम बन जाती है। और 11(4)(a) बोलता है कि 11(4) में तो ये हो गया, एओ ने बोला कि नहीं, आपने जो इनकम अपने रिटर्न में दिखाई है मेरी असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपकी इनकम उससे ज़्यादा बनती है। अब 11(4) बोलता है कि सिंस वो ज़्यादा बन गई तो इसलिए वो जो एक्सेस अमाउंट है वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी। अब जब ये इनकम बन जाती है तो फिर ट्रस्ट को उस पर नॉर्मल इनकम टैक्स लग जाएगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लॉ में ये भी हो सकता है कि ये मान लिया जाए कि आप एक चैरिटेबल पर्पस के जैसे काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग हो गए हैं आप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी जो अदर अंडरटेकिंग है, मतलब अगर आपकी कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, उससे आपकी जो इनकम है वो टोटल ग्रॉस रिसीट से 20% की ज़्यादा ना हो। तो अब ये जो 50 लाख का अमाउंट है वो बिजनेस अंडरटेकिंग हो गई आपकी। अब अगर ये 20% से ज़्यादा हो जाती है तो आपका चैरिटेबल पर्पस की जो भी 11 to 13 की बेनिफिट है वो ही आपको ख़त्म हो जाएगी, वो आपको मिलेगी ही नहीं। बट यहाँ पे एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन ये है कि अगर ऐसा केस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एओ जो है असेसमेंट में आपके इनकम को 50 लाख ज़्यादा दिखा दिया एओ ने,
तो आपके पास ये ऑप्शन है। अब आपकी वो इनकम तो बन गई है, बट उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। कौन से केस में? 2 केसेस होते हैं। सच बिजनेस इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय सच ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस। सपोज आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे मैंने बताया कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं आप। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो हमने एक गुजरात वाला केस पढ़ा था जिसमें वो एक ऐसा काम कर रहा था जो कि स्टेट के लिए बेनिफिट, गुजरात के लिए बेनिफिट दे रहा था। तो चलो उसकी उस एक्टिविटी को तो हमने ये मान लिया कि ठीक है तुम चैरिटेबल पर्पस हो, रूलिंग ये आई थी कि ठीक है तुम चैरिटेबल पर्पस हो। बट सपोज़ कि उसको अपने इस एक्टिविटी में, जो पोर्ट पे उसका काम था, उसमें उसका कुछ गार्बेज वगैरह भी निकलता होगा जिसको वो फर्दर सेल करते होंगे, सेल से उनको कुछ इनकम आती होगी। अब ये जो है इनको इनकम बन गई। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो इनकम है, दिस इनकम, ये जो प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस से उनको इनकम आ रही है, ये जो है ये हमारे फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करती है कि सच बिजनेस इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन। मतलब ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो काम कर रही है उसी से रिलेटेड एक ऐसा बिजनेस हो जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मैरी टाइम जो है वो काम कर रही है, पोर्ट पे काम कर रही है, बट उसका जो भी कूड़ा कचरा निकलता है वो उसे बेचते हैं तो उनको उससे कुछ इनकम हो जाती है। तो ये एक इंसिडेंटल इनकम है, उनका जो मेन पर्पस है ना, उसी से उनको कुछ पैसे ऐसे मिल जाते हैं जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी बन रही है। तो हमारे फर्स्ट कंडीशन को ये फुलफिल करती है। सेकेंड ये है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय सच ट्रस्ट। तो अगर मैरी टाइम वालों ने अपना जो भी गार्बेज वगैरह बेचा, उस बेचने के लिए वो उनकी तो इंसिडेंटल इनकम बन गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैरीटाइम बोर्ड ने काम किया, क्या किया? मैरीटाइम बोर्ड का जो मेन पर्पस है, एक बार फिर से इस केस को समझते हैं। मैरीटाइम बोर्ड जो कि एक पोर्ट पे कुछ ऐसा काम करती है जिससे गुजरात गवर्नमेंट को जो है कुछ बेनिफिट होता है। वो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि किसी स्टेट या कंट्री को बेनिफिट हो रहा है तो आप एक चैरिटेबल पर्पस वाली एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको सेक्शन 11 to 13 की बेनिफिट अवेल हो जाएंगी। तो मैरीटाइम बोर्ड का हमने एक केस देखा था। मैरीटाइम बोर्ड में बोर्ड ने कहा था, मैरीटाइम ने कहा था कि मैं जो है एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि स्टेट को बेनिफिट दे रहा है, इसलिए मेरा जो काम है वो एक एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो पोर्ट पे अपना काम कर रही है, इसमें से जो भी गार्बेज निकल रहा है इसको ये बेच दे रही है, बेचने से इसको कुछ इनकम होता है। तो ठीक है, लॉ बोलता है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको कुछ ऐसी इनकम हो जा रही है जो कि आपकी इंसिडेंटल इनकम है, आप जो मेन पर्पस के लिए काम करते हैं ना, उसी से रिलेटेड एक ऐसी इनकम हो जाती है जो कि आपकी वो बिजनेस इनकम बन जाती है। तो अगर आपने उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है और असेसमेंट में अगर इनकम बढ़ती भी है और ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो इनकम बढ़ी है वो उस अटेनमेंट वाले के लिए है, जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था, जो इंसिडेंटल काम हो रहा था उसके लिए है, तो फिर आपको एक बिज़नेस अंडरटेकिंग हम नहीं मानेंगे। आपको जो भी बेनिफिट मिलती थी 11 to 13 की, वो बेनिफिट आपको मिलती रहेंगी और आप एज ए चैरिटेबल पर्पस काम करते रहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी आईसीआई की बुक्स में क्वेश्चंस हैं तो मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। साथ में जब एक चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा हमारा चैरिटेबल पर्पस, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया करूँगी, उसमें कुछ और नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं आईसीआई के क्वेश्चन देख लूँ, मैं बार बार ये क्लास में रिपीट करती हूँ कि अगर आप किसी भी टीचर से क्लास लेते हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लेते हो, जैसे क्लास 10th और 12th का बोर्ड होता था ना, जिसमें सारे टीचर बोलते थे कि एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़ना, वैसे ही चाहे इसे ना पढ़ना क्योंकि समझ में नहीं आएगा, बट इसके क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना। तो अगर सिर्फ कोई क्वेश्चन भी देखना चाहता है तो एटलीस्ट वो वीडियो देख सकता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A charitable trust derive its income from the business of providing mineral water to various companies situated in Software Technology Park in Hyderabad. A sum of rupees 30 lakh has been derived as net income from such business activity. एक charitable trust है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। A sum of rupees 30 lakh has been derived as net income from
such business activity which has been applied for the object of general public utility. The total receipt of the trust during the previous year 21-22 was 140 lakh. Examine the taxability of application of income if the income so derived relates to PY 21-22. Would your answer be different if the trust run a school in a backward district and applies the profit from the business for such school activity? अब देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इसने, पहला क्वेश्चन तो इजी है, ओके। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका जो पीछे का जो कंसेप्ट है वो एक रिवाइज होगा, जो कि मैं डिस्कस भी करने वाली थी। मुझे लग रहा था अगर दिमाग से स्लिप हो गया हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बट आंसर के साथ अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो पहला क्वेश्चन था, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम इफ़ द इनकम सो डिराइव रिलेट टू PY 21-22। इतना जो क्वेश्चन है पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, जो कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रही है। मान लेते हैं वो हमने अभी तक में हमने एग्जाम्पल में मैरी टाइम को लिया था। तो मैरी टाइम क्या कर रही है कि एक ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे कि स्टेट को बेनिफिट हो रहा है, स्टेट या इंडिया को बेनिफिट हो, तो हम क्या मानते हैं, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और फिर आप जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रस्ट ऐसा ही कुछ कर रही है, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करिए, साथ में वो एक बिजनेस एक्टिविटी कर रही है जिससे उसको 30 लाख का इनकम हुआ है और उसकी टोटल जो रिसीट है वो 140 लाख है। तो अगर पीछे के प्रोविज़न्स याद होंगे तो आपको पता होगा कि अगर एक ट्रस्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करती है तो उसके ऊपर एक प्रोविज़न अप्लाई होता है कि आपका जो बिज़नेस रिसीट है दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर टोटल रिसीट। अगर वो एक्सीड कर जाता है तो आप 11 to 13 के कोई भी बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते हैं, आप एग्जेम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 140 लाख का 20% हो जाता है 28 लाख, बट ये 30 लाख जो है 28 लाख से एक्सीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है जो हमारा क्वेश्चन था, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम इफ़ द इनकम सो डिराइव रिलेट्स टू PY 21-22। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसके टैक्सेबिलिटी के लिए आंसर ये होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट को 11 to 13 की जो भी बेनिफिट्स हैं वो लेने के लिए अब वो एलिजिबल ही नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर। दूसरा हमारा पार्ट पूछ रहा था, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ द ट्रस्ट रन्स ए स्कूल इन ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड अप्लाइज द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस फॉर सच स्कूल एक्टिविटी। अच्छा, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि जो इनकम उसको 30 लाख रुपए मिल रहे हैं उस इनकम को उठा के फिर से वो अपने चैरिटेबल पर्पस वाला जो उसकी एक्टिविटी है उसी में लगा देती है, बट दिस इज़ इमैटेरियल। ये आपको आंसर में भी लिखना चाहिए कि दिस इज़ इमैटेरियल। ये जो बात है, ये जो एक लाइन लिखी हुई है, इसका कोई रेलिवेंट नहीं है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि अगर वो पूरे पैसे को उठा के अगर अपने चैरिटेबल पर्पस में भी लगा देती है, स्टिल 20% से एक्सीड करता है तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 11 to 13 की किसी भी जो भी बेनिफिट्स है उसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे। बट दूसरा पार्ट है हमारा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ट्रस्ट रन्स ए स्कूल इन अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड अप्लाइज द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस फॉर सच स्कूल एक्टिविटी। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि अगर यहाँ पे ट्रस्ट पहले पार्ट में वो एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रही थी, अब वो स्कूल के लिए काम कर रही है, तो ये सॉरी 20% का जो प्रोविज़न है, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ये सिर्फ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए ही अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर ऊपर के लिंब का कोई भी काम ट्रस्ट करती है, मेडिकल प्रोवाइड कर रही है या फिर एजुकेशन इम्पार्ट करती है या फिर मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करती है, वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ भी काम करती है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके लिए फिर जो है ट्रस्ट को वो 20% वाला प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है और उसकी कितनी भी इनकम हो, इट इज़ इमैटेरियल, स्टिल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब इस दो क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें आंसर का एक पार्ट ये भी बनेगा। देखो 11(4) जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे और 11(4)(a) जो हमने डिस्कस किया था, इसका भी रेलिवेंट है इस क्वेश्चन में, जिसमें हमने ये बोला था कि एक प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट जो है, वो अगर कोई ट्रस्ट एक बिजनेस एक्टिविटी भी करती है तो भी
उस बिज़नेस एक्टिविटी को भी हम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट के अंदर ही मानते हैं और उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। कब मिल जाता है? अगर वो उस बिज़नेस एक्टिविटी के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया हो उसने, तो उसको एग्जेम्पशन स्टिल दैट एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल टू द ट्रस्ट। और साथ के साथ साथ यहाँ पे हमारा एक और कंडीशन था कि इट इज़ नॉट अटेनमेंट, इट इज़ इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा कि मैरीटाइम वाले में हमने एक एग्जांपल लिया था कि इंसिडेंटल है वो, फॉर एग्जांपल कि जैसे वो पोर्ट के लिए कुछ काम कर रही थी, तो पोर्ट से जितना भी उसका कूड़ा कचरा उठता है उसको अगर वो बेच देती है तो उससे उसको कितनी भी इनकम आती हो, वो इनकम जो है वो इंसिडेंटल, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ना उसकी वो इंसिडेंटल इनकम है, वो उसको वो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये दोनों काम आपस में इंटरलिंक्ड है, विच इज़ कॉल्ड इंसिडेंटल। अगर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, कि किसी भी काम को आप करें, जो भी उसमें जो गार्बेज है उसको वो बेचते हैं, क्योंकि गार्बेज तो निकलेगा ही निकलेगा, तो उसको आप बेच रहे हैं। तो अगर ट्रस्ट ना होती, वहाँ पे कंपनी भी होती या फिर पार्टनरशिप भी होती, स्टिल दैट गार्बेज वुड हैव इमर्ज। तो गार्बेज अगर इमर्ज हो रहा है तो उसको डिस्पोज ऑफ करके अगर उसको कुछ पैसा मिलता है तो ये आपका मेन ऑब्जेक्ट का इंसिडेंटल इनकम है। तो अगर एनी अदर ऑब्जेक्ट वाले पे जाते हैं, अगर जैसे ट्रस्ट का, इस क्वेश्चन में ट्रस्ट के लिए सिर्फ ये लिखा था कि वो एक एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करती है, आपको पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं लिखी थी कि उस एनी अदर में वो करती क्या है। तो अगर ये जो 30 लाख रुपए उससे बिजनेस एक्टिविटी से मिले हैं, अगर हम ऐसा मान लेते, प्रिज्यूम आपको लिखना होगा आंसर में कि ऑन द एजम्पशन कि ये जो बिजनेस एक्टिविटी है दिस इज इंसिडेंटल टू इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एक्टिविटी, और ये जो 30 लाख रुपए उसे मिले हैं उसके लिए उसने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन किया है तो भी ट्रस्ट को जो है बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस वाज द अनदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है 11.4 एंड 11.4a। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नो क्लेम फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 परमिसिबल वेयर ट्रस्ट हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब आपको इतना तो पता है कि सेक्शन 11 में जो है ट्रस्ट को मेजर एग्जेम्पशन मिलती हैं अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि देखो, आपको सेक्शन 10 की कोई अदर जो एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होंगी अगर आप सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन को अवेल कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। वेयर अ ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर पर्पस ऑफ अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड द रजिस्ट्रेशन इज इन फोर्स फॉर ए प्रीवियस ईयर, देन सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। अगर ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिली है और वो ट्रस्ट जो है एलिजिबल है फॉर अवेलिंग क्या करने के लिए, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट सेक्शन 11 के लिए एग्जेम्पशन अवेल कर रही है, करने के लिए एलिजिबल होगी तो वो ऑब्वियसली कर रही होगी, तो फिर सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन अंडर एनी प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 10। तो वो ट्रस्ट जो है किसी भी प्रोविज़न, सेक्शन 10 के किसी भी प्रोविज़न का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं ले सकती है एक्सेप्ट 10(1) जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के लिए होता है, उसकी जो एग्जेम्पशन होती है वो 10(1) में कवर होता है। तो एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा आप सेक्शन 10 के किसी भी प्रोविज़न का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं अगर आप सेक्शन 11 के बेनिफिट को अवेल कर रहे हैं। तो एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 1023C और एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 1046। आपको 10(1), 1023C जो कि आपका इसी ट्रस्ट से रिलेटेड है और 1046 के अलावा इस 3 सेक्शन के अलावा आपको सेक्शन 10 की कोई भी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इंस्टेंसेस वेयर कैपिटल गेन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कैपिटल गेन जो होता है वो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई होता है। पढ़ते हैं इसको हम। ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस वेयर द होल और नेट कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग अ न्यू कैपिटल एसेट विच इज हेल्ड under trust wholly for charitable or religious purpose, the entire amount of capital gain arising from the transfer would be deemed to have been applied for charitable or religious purpose। देखो,
अगर इसमें लिखा हुआ है वेयर द होल ऑफ द नेट कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट, एक कैपिटल एसेट है, सपोज 10 लाख की एक कैपिटल एसेट है, और उस कैपिटल एसेट को बेच के आपने एक नया कैपिटल एसेट खरीद लिया। उस नए कैपिटल एसेट की कीमत 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, बट मैटर यहाँ पे ये करता है कि जो आपने पुराना बेचा था उसका पूरा कंसिडरेशन आपने यूटिलाइज कर लिया, किस लिए? एक नए कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए। तो ये जो पुराना वाला कैपिटल एसेट है, इस पे जो कैपिटल गेन जनरेट होगा, ये जो है दैट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं इसे। Where the whole of the net consideration from the transfer of a capital asset is utilized for acquiring a new capital asset which is held under trust wholly for charitable or religious purpose, the entire amount of capital gain arising from the transfer would be deemed to have been applied for charitable or religious purpose। अगर आप पूरा कंसिडरेशन, आप चैरिटेबल ट्रस्ट है शॉर्ट में समझते हैं, और आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, आपने बेच तो दिया, उस पर कैपिटल गेन आपको कुछ निकल के आ गया। अब कैपिटल गेन निकल के आ गया, बट आप क्या करते हैं, पूरा कंसिडरेशन उठाते हैं और एक नए एसेट को खरीद लेते हैं। तो नए एसेट को खरीदने के, आपने अगर पूरा कंसिडरेशन नए एसेट को खरीदने में लगा दिया, तो जो पुराना हमारा एसेट था जिस पर हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ था, हम ऐसा मान लेंगे कि ये पूरा कैपिटल गेन जो है इट हैज़ बिन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा आपका, ये हो गया, वो एलिजिबल नहीं होगा, इसको हम अप्लाइड मान लिए। If however only a part of the net consideration is utilized in acquiring the new capital asset, the amount of capital gain deemed to have been utilized for charitable or religious purpose shall be equal to the excess of proceeds utilized over the cost of the asset transfer। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इस चीज़ को समझने के लिए। सपोज़ कि आपके पास एक पुरानी एसेट थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, और आपने उसको 1.5 लाख में ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ आपके बुक में दी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपने 1.5 लाख में क्या किया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब दो सिचुएशन है, एक तो सिचुएशन ये है कि आप पूरा कंसिडरेशन को एक नए कैपिटल एसेट के लिए एक्वायर करने में यूज़ कर लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि जो नया एसेट हम परचेज़ कर रहे हैं वो 1.5 लाख की ही है, क्योंकि 1.5 लाख ही हमें बेचने से मिला था, तो 1.5 लाख की ही है। अगर उससे ज़्यादा की भी होती तो डजेंट मैटर, सपोज़ फॉर एग्जांपल कि 1.5 लाख की हैं, तो ये जो आपका 50,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ था पुराने वाले को बेचने पे, क्योंकि पुराने वाले की कॉस्ट कितनी थी 1 लाख रुपीज़, आपने बेचा कितने में था 1.5 लाख रुपीज़ में, 50,000 का आपको कैपिटल गेन हो गया। और नए वाला एसेट आपने 1.5 लाख में खरीद लिया। दैट मीन्स कि आपने पूरे कंसिडरेशन को यूटिलाइज़ कर लिया। अब जहाँ पे आप पूरा कंसिडरेशन यूटिलाइज़ करते हैं वहाँ पे आपकी जो टोटल कैपिटल गेन है उसको हम मान लेते हैं कि इट इज़ फॉर चैरिटेबल पर्पस, अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो यहाँ पे पूरा 50,000 आपका चैरिटेबल पर्पस के एप्लीकेशन के लिए मान लिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है कि अगर हम 1.5 लाख की बजाय अगर 2 लाख का एसेट खरीदे होते तो क्या होता, स्टिल द आंसर वुड हैव बीन सेम। स्टिल हम मानते कि क्योंकि आपने यहाँ पे जो अमाउंट यूटिलाइज़ किया है नए एसेट को खरीदने में, आपने 1.5 लाख तो पूरा यूटिलाइज़ कर दिया और साथ में 50,000 रुपये और अपने पॉकेट से लगाए हैं। तो देखना सिर्फ ये है हमें कि क्या आपने पूरा नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज़ कर लिया है। तो यहाँ पे केस ये है कि हाँ आपने पूरा नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज़ कर लिया है। तो यूटिलाइज़ कर लिया तो आपका 50,000 का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा हम ये मान लेंगे कि ये कैपिटल गेन 50,000 का कैपिटल गेन वुड बी डीम्ड एज इट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन है हमारे पास कि सपोज़ नया जो एसेट था वो 1,20,000 का हमने ख़रीदा, मतलब 1 लाख कॉस्ट थी पुराने एसेट की, हमने बेचा 1,50,000 में, और जो नए एसेट की कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपीज़। अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में ये होगा कि आपने पार्ट यूटिलाइज़ किया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब आप पार्ट यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ उतने अमाउंट को कैपिटल गेन, उतने अमाउंट के कैपिटल गेन को मानेंगे कि इट हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पस। जितना अब समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, वर्ड्स में मत जाना। ओवर एंड अबव जो नए एसेट की कॉस्ट है माइनस पुराने एसेट की कॉस्ट, ये जितना जो डिफरेंस आता है इतने अमाउंट को हम मान लेंगे कि इतना अमाउंट का कैपिटल गेन जो है वो यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पस। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के जरिए मैं समझाती हूँ। जैसे पुराना कॉस्ट कितने का था, पुराना जो एसेट था उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़। आपने जो नया एसेट खरीदा उसको खरीदने में आपने पूरा कंसिडरेशन यूटिलाइज़ नहीं किया। आपने क्या किया, आपने पार्ट कंसिडरेशन यूटिलाइज़ किया, आपने सिर्फ 1,20,000 रुपये यूटिलाइज़ किए।
तो पुराने एसेट की कॉस्ट 1 लाख रुपीज़, नए एसेट की कॉस्ट 1.2 लाख रुपीज़। और 1.2 लाख माइनस 1 लाख 20,000, दिस 20,000 इज कंसिडर्ड एज 20,000 कैपिटल गेन हैज़ बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। क्योंकि एक्चुअली में देखो तो हमारा कैपिटल गेन कितने का हुआ था, 1.5 लाख का हुआ था, सॉरी 50,000 रुपये का हुआ था। क्योंकि पुराना जो एसेट था वो 1 लाख का था, बेचा आपने कितने में था, 1.5 लाख में। नया एसेट कितने में खरीदा था, 1.2 लाख में। तो आपका कैपिटल गेन जो हुआ था वो तो 50,000 रुपये का हुआ था, बट जो कैपिटल गेन, जो कि हम ये मानेंगे कि कितना कैपिटल गेन हमारा चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हुआ, वो मानेंगे हम 20,000 रुपीज़। और वो हमने कैसे निकाला, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। इसका जो डिफरेंस है उसको हमने ये माना कि इतना अमाउंट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज़। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट ओनली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज़। अब इसमें देखते हैं हम। Where only a part of capital asset has been transferred, only the appropriate fraction of the capital gain arising from the transfer shall be deemed to have been applied to charitable or religious purpose. Where the whole of the net consideration is utilized in acquiring the new capital asset, the whole of appropriate fraction of such capital gain will be deemed to have been so applied. In any other case, the exemption will be limited to so much of the appropriate fraction of the amount utilized for acquiring the new asset exceed the appropriate fraction of the cost transferred asset. ठीक है, अब इस पोर्शन को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। फिर आपके पास एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन का मीनिंग दिया हुआ है। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द इनकम डिराइव फ्रॉम द कैपिटल एसेट ट्रांसफर वॉज एप्लीकेबल टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस बिफोर सच ट्रांसफ़र। इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समझना ज़रूरी है वो ये कि एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है। तो मैंने पढ़ा था, अब मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। It means the fraction which represent the extent to which the income derived from the capital asset transferred was applicable to charitable or religious purpose before such transfer. Okay, बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक ऐसा एसेट है कंपनी के पास जिससे कि उसे कुछ तो ऐसे इनकम निकलते हैं जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ कोई ऐसा सपोज़ कोई ऐसी मशीन है, ठीक है, जिससे उस मशीन से ओके। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन का मतलब समझना होगा। तो मैं आपको समझाती हूँ अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। कोई ऐसा एसेट है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका मान लो कि कुछ पार्ट जो है उस बिल्डिंग का कुछ पार्ट से जो है उस बिल्डिंग का कुछ पार्ट तो हम चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है हम बिज़नेस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। कल को वो बिल्डिंग सेल होती है और उस पर हमें कैपिटल गेन होता है, या कोई मशीन है उसकी जगह बिल्डिंग मशीन कुछ भी मान सकते हो, ये एसेट के बारे में बात हो रही है। तो फिर उस बिल्डिंग से हम कितना मानेंगे, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में सिर्फ ये था कि बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप एक चैरिटेबल पर्पस हैं और आपका ये जो एसेट है दैट इज़ सोनली यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो एसेट है दैट हैज़ बीन पार्टली यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। और अगर ऐसा कोई एसेट बेच दिया जाता है तो फिर हम कितने कैपिटल गेन को हम एग्जेम्प्ट मानेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पूरा हमने नेट कंसिडरेशन, फिर सिचुएशन ये भी आ जाती है ना कि हमने कितना नेट कंसिडरेशन लगाया है, ज़्यादा लगाया है, कम लगाया है, इक्वल लगाया है, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगेन एग्जांपल इज़ गिवन इन योर ICI टेक्स्ट बुक, स्टडी मैट में दिया हुआ है। एग्जांपल ये है हमारा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र एसेट, मान लो कि a capital asset is being held under trust, 2/3 of the income derived from such capital asset are being utilized for charitable purpose।
तो जैसे बिल्डिंग का जो 2/3 हिस्सा है अगर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होता है तो पहले कैपिटल गेन निकालो। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र एसेट जो है वो 1,20,000 है और क्वेश्चन में बोला है कि 2/3 जो हिस्सा है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होता है और नेट कंसिडरेशन जो इसको बेचने से आई है वो है 1,80,000 की। तो कैपिटल गेन अगर ग्रॉस निकालें अभी सब कुछ हटा के, अगर सिर्फ हम कैपिटल गेन निकालें तो हमारा 60,000 का कैपिटल गेन हो जाता है। अब इस कैपिटल गेन को हमें सबसे पहले इस चीज़ में स्प्लिट करना होगा कि ये कैपिटल गेन जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए कितना है। तो चैरिटेबल पर्पस के लिए ये कैपिटल गेन कितना है, 60,000 इंटू 2/3, ठीक है, 40,000 रुपये जो है। अब आपका ये 40,000 कैपिटल गेन है। अगर आप इस 40,000 कैपिटल गेन से ही अब आपको ये खेलना है कि क्या ये 40,000 मैक्सिमम, ये 40,000 ही जो है आपका ऐसा माना जाएगा कि दिस 40,000 कैपिटल गेन हैज़ बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। 40,000 और लेस देन 40,000, ये सिर्फ 40,000 ही आपके काम के लायक है। 20,000 कीप अपार्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं जैसे कि नेट कंसिडरेशन है 1,80,000, इसका जो है 2/3 होता है। अगर इसका 2/3 सपोज फॉर एग्जांपल 2/3 ऑफ 1,80,000 वुड कम टू 1,50,000, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कैलकुलेशन। तो मान लो 1.5 लाख रुपए आते हैं, 1,50,000 रुपये आते हैं आपके पास। ये आपकी कितनी कंसिडरेशन हो गई, फुल कंसिडरेशन। अगर आप एक नया एसेट परचेज करते हो 1.5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की, तो आपका जो 40,000 रुपये है पूरा का पूरा 40,000 रुपीज़ ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपका ये कंप्लीट 40,000 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं धीरे धीरे एक बार फिर से समझाती हूँ। पहले तो आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन निकाल लो, ठीक है। कैपिटल गेन निकालने के बाद से पहले ये देख लो कि जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए कैपिटल गेन है उसको सेपरेट करो। पहले मेरी चैरिटेबल पर्पस के लिए कितनी है, तो 60,000 का 2/3 पार्ट हो गया 40,000। अब मेरे लिए ये 40,000 ही मैक्सिमम अमाउंट है जो कि हमारे लिए शुड बी विल बी ट्रीटेड एज यूटिलाइज्ड अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 40,000 मैक्सिमम अमाउंट है, 20,000 सेट अपार्ट। अब आप सपोज फॉर एग्जांपल अब ये जो नेट कंसिडरेशन हमारे पास आया है इस एसेट को, जैसे मैं बिल्डिंग की बात करी थी, एग्जांपल से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने बिल्डिंग को बेचा 1,80,000 में। अब ये 1,80,000 का पूरा कंसिडरेशन तो हम ले भी नहीं सकते ना, जैसे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है 1 लाख कि आप जो है उससे जितना भी अगर आप फुल यूटिलाइज़ कर लेते हो तो आपको हम पूरा का पूरा कैपिटल गेन का एग्जम्पशन दे देंगे। तो ये पूरा 1,80,000 आपका चैरिटेबल पर्पस का है ही नहीं। कैपिटल गेन को स्प्लिट कर लिया, अब जो नेट कंसिडरेशन आया है उसको स्प्लिट करो। 1,80,000 इंटू 2/3 आपका बनता है 1.5 लाख रुपये। आपके लिए जो काम का अमाउंट आया है, आपके लिए जो काम का कैपिटल गेन है वो है 40,000 रुपीज़ और आपके लिए काम का नेट कंसिडरेशन जो है वो है आपका 1,50,000 रुपीज़। अगर आप एक 1.5 लाख रुपये का नया बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा 40,000 रुपये जो है दैट शुड बी ट्रीटेड एज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर आप उससे कम की खरीदते हैं तो फिर हमारा वही पुराना रूल अप्लाई हो जाएगा कि जितना भी आपने ओवर एंड अबव जो पुराने एसेट की कॉस्ट है और जो नए एसेट की कॉस्ट, दोनों को हम लेस करेंगे। जितना भी आएगा उतना कैपिटल गेन को हम ये मान लेंगे कि ये कैपिटल गेन जो है आपका शुड बी ट्रीटेड एज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में देखा था। तो सिंपल है, बहुत टेक्निक भी नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। आपने पुराना कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो इसमें सिर्फ क्या करना है, इसमें हमारे पास एक ऐसा एसेट है जो कि चैरिटेबल पर्पस और बिज़नेस के लिए भी यूज़ होता है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि क्या रेशियो है हमारा, कितने रेशियो में चैरिटेबल पर्पस के लिए और कितने रेशियो में बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब हमें क्या करना है कि कैपिटल गेन को और नेट कंसिडरेशन को दोनों को स्प्लिट कर लेना है कि कितना चैरिटेबल पर्पस का है, कितना बिज़नेस पर्पस का है। अब हमें दोनों जो मेरे लिए रेलिवेंट अमाउंट है, दोनों रेलिवेंट अमाउंट के निकाल लिया। अब निकालने के बाद से जो है अब हम इसे देखेंगे। मैक्सिमम मेरे पास इस केस में 40,000 रुपीज़ जो था उसको हम कंसिडर कर सकते थे, किस लिए, टू बी अप्लाइड एज चैरिटेबल पर्पस। ये मैक्सिमम 40,000 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जो है आपका हमारा निकल के आता है कि मैक्सिमम जो है हमारा 1,50,000 जो है नेट कंसिडरेशन जो है शुड बी ट्रीटेड एज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कोई भी हो यू कैन ईमेल मी। कुछ टाइम से तो मैं देना भूल गई हूँ बट मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है अक्सर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो।
चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। वॉलंटरी, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 12। ठीक है। एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस और बाय एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होली फॉर सच पर्पस shall for the purpose of section 11 be deemed to be income derived from property held under trust wholly for charitable or religious purpose. However, corpus donation made with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust shall not be treated as income. Such corpus donation are treated as capital receipt not chargeable to tax. Other voluntary contribution would be treated as income. However, exemption can be claimed in respect of such income subject to fulfillment of condition mentioned below. अब देखो, ट्रस्ट जब मैं ट्रस्ट की बात करती हूँ तो दैट इंक्लूड चैरिटेबल पर्पस एज वेल एज रिलीजियस पर्पस। कोई ऐसी ट्रस्ट जो कि रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम कर रही है, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट के लिए काम कर रही है, इसमें ये भी इंक्लूड है। साथ में आपका जो बालाजी मंदिर का ट्रस्ट है, किसी मस्जिद का ट्रस्ट है, गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, वो भी इंक्लूड है। तो ट्रस्ट एज ए होल शुड बी कंसिडर्ड। जब मैं ट्रस्ट बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस काम करे, नहीं, जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए भी काम कर रही है उसको भी ट्रस्ट में इंक्लूड करना। हमारा सेक्शन 12 क्या बोलता है कि जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आती है, एक बात तो आपको मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि अगर कॉर्पस डोनेशन आता है दैट इज़ ए कैपिटल रिसीट। कॉर्पस डोनेशन आपके कैपिटल का पार्ट बनता है, तो कैपिटल रिसीट आपकी टैक्सेबल कभी नहीं होती है, ये आपको इतना पता होगा। क्योंकि आप अकाउंट का अगर बेसिक क्लियर है तो कैपिटल रिसीट जो है वो आपकी इनकम ही नहीं बनती है। जो इनकम ही नहीं बनेगी वो टैक्स कैसे लगेगी, सिंपल सी बात है। तो कैपिटल रिसीट आपकी कभी भी कॉर्पस डोनेशन इज ए कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल रिसीट इज़ नेवर टैक्सेबल। आपका जो भी रेवेन्यू रिसीट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो अगर आपको एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, यहाँ पे यही बोला गया है सेक्शन 12 में, तो आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी वुड फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ योर इनकम। इसको भी हम ऐसे मानेंगे दैट दिस इज डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ठीक है, बट फिर से यहाँ पे एक कंसेप्ट को रिपीट किया है, बट अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि वो कैपिटल रिसीट होती है। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सच कॉर्पस डोनेशन आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वुड बी ट्रीटेड एज इनकम। हाउएवर, एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक जनरल कंसेप्ट बताया सबसे पहले कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो होती है वो आपकी इनकम का पार्ट बनती है। बट अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हाउएवर एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड। इसमें कुछ जगहों पे एग्जेम्पशन मिल जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, उस इनकम के केस में, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। उस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में आपको इनकम नहीं माना जाएगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर 1 है द ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB विद द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पहला कंडीशन तो ये है कि आपका जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर होना चाहिए विद प्रिंसिपल कमिश्नर। आप जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देते हैं वो जनरली इसी को देते हैं, या तो पीसी मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर को देते हैं या फिर कमिश्नर को देते हैं। दूसरा कंडीशन है इफ़ टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट द अकाउंट ऑफ ट्रस्ट शुड बी ऑडिटेड। सपोज़ आपने ले लिया है 12AB का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया है, बट आपकी जो इनकम है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े क्या छोटे मंदिरों मस्जिदों में भी आजकल 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम हो ही जाती है इन अ ईयर। तो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपके ऊपर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर फिर भी टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपने अपना ऑडिट करवा रखा हो। तो दूसरा पॉइंट एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, आप एक ऐसे ट्रस्ट हैं जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, द अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट शुड बी ऑडिटेड। तो आपका जो अकाउंट है शुड बी ऑडिटेड। द ट्रस्ट शुड अप्लाई एटलीस्ट 85% ऑफ इट्स इनकम फॉर द अप्रूव्ड पर्पस। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपने अपने 85% इनकम को अप्लाई किया है। अप्लाई मतलब खर्च किया है। अभी तक मैं आपको यही बताते आई हूँ कि अप्लाई मतलब खर्च, बट इस एप्लीकेशन को भी एक्सटेंसिवली डिफाइन किया गया है जो कि हम देखेंगे। और चौथा कंडीशन है द बैलेंस शुड बी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन स्पेसिफाइड फॉर्म्स और मोड। ये स्पेसिफाइड फॉर्म्स और मोड वही सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 को बोल रहे हैं कि जो बैलेंस अमाउंट है, मतलब कि 15% का अमाउंट, 85% को तो खुद ही बोल रहे हैं कि उसको तुम जो है अप्रूव्ड पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर देना, और बैलेंस जो 15% जो है उसको आप डिपॉजिटेड इन स्पेसिफाइड फॉर्म्स या मोड।
अब नोट दिया हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट द कॉर्पस डोनेशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन आर टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट आर टू बी ऑडिटेड. Further, corpus donation have to be invested only in the investment approved under section 11 subsection 5. Okay. जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताया, कंडीशन को फिर से रिपीट करती हूँ और फिर ये आपको नोट को एक्सप्लेन करती हूँ. कंडीशन नंबर 1 क्या था कि आप जो ट्रस्ट हैं वो 12 AB में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. दूसरा कंडीशन था कि आपका टोटल इनकम जो है वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से एक्सीड करती है तो आप अपना ऑडिट करवा लेना. तीसरा कंडीशन था कि आप अपने 85% इनकम को अप्लाई कर देना, मतलब खर्च कर देना. चौथा कंडीशन था कि अगर आपका जो रिमेनिंग बैलेंस जो है, बैलेंस मतलब यहाँ पे 15% हो गया, बैलेंस अमाउंट जो है वो आपका स्पेसिफाइड मोड में डिपॉजिट होना चाहिए. ठीक है, तो स्पेसिफाइड मोड में मैंने आपको बता दिया, वही सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के किसी एक मोड में या फिर मल्टीपल मोड को आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए. अब नोट में इन्होंने ये लिखा है कि जो पॉइंट नंबर बी था कि इफ़ टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अब ये 2.5 लाख वाली लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉर्पस डोनेशन मिला है ना उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट 2.5 लाख की जब लिमिट को कैलकुलेट करना ना तो उसे इंक्लूड कर लेना. उसे इंक्लूड करके देखना कि क्या तुम्हारा 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है या कम हो रहा है. अगर वो एक्सीड कर रहा हो तो फिर आप अपना ऑडिट करवा लेना. ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा, बट 2.5 लाख को कैलकुलेट करने के लिए कॉर्पस डोनेशन को इंक्लूड कर लेना. फर्दर कॉर्पस डोनेशन अगर आपको कोई कॉर्पस डोनेशन मिलती भी है तो आप उसे सिर्फ 11 सबसेक्शन 5 वाले मोड में ही इन्वेस्ट करना. ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब डिस्कस करते हैं हम रजिस्ट्रेशन के बारे में. द प्राइमरी कंडीशन फॉर एन NPO एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू अवेल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 इज टू obtain रजिस्ट्रेशन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. फेल्योर टू रजिस्टर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डिप्राइव टैक्स एग्जम्पशन फॉर NPO. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैं NPO बोल रही हूँ. However, the Finance Act 2020 made significant overhauling of provision relating to registration of charitable and religious purpose. The primary objective of overhauling of the registration process is to align the tax administration digitalization. अच्छा देखो, आपको मैंने अभी एक बात बताया कि 12 AB में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है. अब आपको एक पुराना लॉ बताती हूँ. आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देते हैं. उस एप्लीकेशन के बाद 6 मंथ में उनको जो है ये बताना होता है कि आपको वो अप्रूव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं. 6 महीने में अगर उनका अप्रूवल रिजेक्ट का कुछ नहीं आता है तो हम ऐसा मान लेंगे कि आप अप्रूव हो गए हैं. और अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं तो आप वो जो है वो लोग आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे. इतनी बात समझ में आ गई. अब कुछ चीज़ें, ये रजिस्ट्रेशन का पुराना प्रोसेस था. अब रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज किया गया है ताकि ये जो 6 महीने का प्रोसेस है इसको थोड़ा और कम कर दिया जाए. और ये जो भाग दौड़ करने वाला प्रोसेस होता था ना कि इधर जाओ, इसी के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, उनको फॉर्म सबमिट करो, उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है. ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं. प्राइमरी कंडीशन, आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा. प्राइमरी कंडीशन फॉर NPO is to obtain registration with income tax department. Failure to register of income tax department will deprive tax exemption for NPO. अगर आप रजिस्टर नहीं होते हैं तो आपको टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. फिर आगे आपसे ये बोल रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंज किए हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिजिटलाइज किया है. द सेलिएंट फीचर ऑफ द न्यू प्रोसेस आर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड. बेसिक मेजर जो फीचर है वो ये है कि अब आप एप्लीकेशन जो है अपना ऑनलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं. अलॉटमेंट ऑफ ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन प्रिस्क्राइब लिमिट. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, लेसर टाइम लिमिट. अच्छा, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो नया प्रोसेस आया है रजिस्ट्रेशन का उसमें उसके क्या क्या फ़ीचर्स है. तो सबसे पहला तो ये है कि आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन मोड में अब फाइल कर सकते हैं. दूसरा ये है कि आपको फाइल करने के बाद से एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा. तीसरा ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन आपको मिल रहा है, पहले ये लाइफ टाइम तक के लिए होता था, बट अब ये फॉर ए सर्टेन पीरियड के लिए हो गया है.
इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अब एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोसेस शुरू हुआ है। लेसर टाइम लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने का टाइम होता था पहले आपके पीसी या कमिश्नर के पास कि उनको 6 महीने में अपना रिपोर्ट दे देना होता था, आप रजिस्टर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब इस टाइम लिमिट को कम करके और 3 मंथ कर दिया गया है। सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेसर टाइम लिमिट फॉर इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ग्रांट देयर अप्रूवल ऑफ एग्जाम्पशन, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसको। Where a trust or institution has been granted registration and subsequently if the PC or Commissioner of Income Tax is satisfied that the activity of any trust or institution are not genuine or are not being carried out in accordance with the object of the trust, he can pass an order in writing cancelling the registration granted under section 12AB. However, the trust or institution should be given a reasonable opportunity of being heard. ठीक है, अगर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद से रजिस्टर हो गए, बट सब्सिक्वेंटली इसके बाद से कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को मैं पीसी बोल रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। पीसी को या कमिश्नर को ऐसा लगता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं ट्रस्ट की ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत बार लोग अपने ट्रस्ट खोल के बैठ जाते हैं एंड देन दे प्ले विद द ब्लैक मनी एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर उसके बाद भी, इसीलिए ये जो टाइम लिमिट जो लेके आई है गवर्नमेंट कि आपको अब जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये जो टाइम लिमिट जो है वो जो पहले लाइफ टाइम तक होता था अब उसको 3 साल कर दिया गया है, ताकि आपको टाइम टू टाइम ये चेक होता रहे और कमिश्नर के नॉलेज में आता रहे कि ये ट्रस्ट है। जब वो रजिस्टर करने जाएगा ना तो वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को चेक करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, क्या नहीं करते हो, ये वो, तो वहाँ से एक रेगुलेट होती है ब्लैक मनी का आना जाना। तो इसलिए ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल कमिश्नर को लेटर ऑन आपको रजिस्ट्रेशन देने के बाद लगता है कि आपने कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी जेन्युइन नहीं है, नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी को भी अपने एमओए में लिखना पड़ता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको भी ट्रस्ट को भी डिफाइन करना पड़ता है कि उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो अपने अगर ऑब्जेक्ट से अलग जाती है तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ही कैन पास एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो एक ऑर्डर पास कर सकता है इन राइटिंग कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AB। और जैसे कि हमेशा होता है, अगर आपके ऊपर कोई भी कैंसिलेशन या फिर कुछ भी एक्शन लिया जाता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो ज़रूर दिया जाता है, तो यहाँ पे भी दिया जाएगा। वेयर ए ट्रस्ट, और दूसरा पॉइंट है, वेयर ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एज सब्सिक्वेंटली इट इज़ नोटिस दैट its activities are being carried out in such a manner that the proviso of section 11 and 12 do not apply and exclude either whole or part of any of the income of such trust or institution due to operation under section 13(1) would be applicable। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, सब्सिक्वेंटली ऐसा नोटिस होता है कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 जो है आपके ऊपर तो अप्लाई ही नहीं होना चाहिए, तो भी मतलब जो भी हम एक्सक्लूजन, आप जब 11-12 की बेनिफिट लेते हैं तो हम कुछ चीज़ों के एक्सक्लूड करते हैं ना आपके इनकम को, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो देन ये बोल रहा है सेक्शन 11 and 12 डू नॉट अप्लाई टू एक्सक्लूड इधर होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ सच ट्रस्ट, तो आपके रजिस्ट्रेशन को जो है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर कैंसिल कर सकता है। अब हम कुछ ऐसे सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे कमिश्नर जो है या प्रिंसिपल कमिश्नर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है। तो पहला है पॉइंट नंबर 1 वी हैव इज ऑन ए ट्रस्ट फॉर प्राइवेट, where a trust has been formed for private religious purpose if its income does not ensure for the benefit of public, मतलब कि रिलीजियस पर्पस के लिए जो ट्रस्ट होते हैं वो एग्जेम्प्ट है, नो डाउट एट ऑल, बट यहाँ पे ये बोल रहा है फॉर ए प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, आप किसी एक स्पेशल कुछ एक होता है ना, कोई किसी कास्ट को प्रमोट कर रहे हो टाइप, अगर ऐसा आप एक काम कर रहे हो तो ये इंश्योर नहीं करता पब्लिक के बेनिफिट को, और इस केस में जो है आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। ऑन ए ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस इफ़ इट इज़ इस्टेब्लिश फॉर ए बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट, on a trust or institution for charitable purpose if any income or property of the trust is applied for benefit or a specified person like author of the trust, trustees etc। आप एक ट्रस्ट हो जिस
आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल गई है, बट ऑन ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, आपके ट्रस्ट की जो इनकम है वो किस लिए अप्लाई हो रही है, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई हो रही है। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा हमने ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया, देन यू आर कंसिडर एज ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तो फिर आपके ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो है, आप ट्रस्ट की जो इनकम है वो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, मतलब एक तरीके से मान लो कि जो क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो ना कि किसको किसको हम रिलेटेड पार्टी किसको मानेंगे, तो उस रिलेटेड पार्टी को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जिसमें रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट मिल रही हो। वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो कि ट्रस्ट को मैनेज करते हैं, उनके रिलेटिव को या उनके उन लोगों के बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट अपने इनकम को खर्च करती है तो फिर ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस इफ़ इट्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन प्रोहिबिटेड मोड। ट्रस्ट के लिए एक स्पेसिफिक ये चीज़ बोली गई है कि आपको अपने फंड जो हैं वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप किसी और मोड में करते हैं तो वो प्रोहिबिटेड है और फिर आपका कमिश्नर या पीसी जो है आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। देन पीसी और कमिश्नर में कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। The commissioner may also cancel the registration of such trust or institution if it is not complied with the requirement of any other law and the other direction or decree by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has obtained. Finally, the principal commissioner or commissioner may cancel the registration of such trust or institution after providing opportunity of being heard to such trust. थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जैसे ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट तो बता दिए कि कब पीसी जो है या कमिश्नर जो है कब आपके ट्रस्ट को के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। जब एक ऐसा ट्रस्ट फॉर्म हुआ हो जो कि पब्लिक के बेनिफिट को इंश्योर ही नहीं करता हो, क्योंकि ट्रस्ट जो भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होते हैं, ये ट्रस्ट किस लिए काम करते हैं, इसलिए ना क्योंकि ये पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट दे सके। बट आपका जो ट्रस्ट है वो पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट ही नहीं दे रहा है, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो पीसी या कमिश्नर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि आप बेनिफिट तो दे रहे हैं लेकिन एक किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहे हैं या किसी कास्ट को बेनिफिट दे रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आपने पकड़ लिया जिसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो भी आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा ये है कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के लिए अगर कुछ ऐसा पैसा है जो कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के लिए खर्च हो रहा है तो भी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ऑथर के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कंपनीज़ के ऊपर रेगुलेशन होती है कि ऐसा तो नहीं कंपनी की मतलब बहुत ज़्यादा कितना हम कमीशन दे सकते हैं, उसके लिए भी तो लिमिटेशन है ना। 5% इतने प्रॉफिट होगी तो 5%, इतना होगा तो 10%। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रस्ट है उसको तो अपने ऑथर पे खर्च करने का अलाउ ही नहीं है। एक केस में अलाउ है, वो आगे देखेंगे हम। मेडिकल प्रोफेशन जो होता है, सपोज़ अब मेडिकल में है और उसको खर्च करना पड़ा अपने ही ऑथर के ऊपर, तो दैट इज़ अलाउड। बट उसके मेडिकल और ये उसके लिए भी है, एजुकेशन के लिए भी है, बट डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानूँ कि अगर ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट जो है अपने पैसे को ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के ऊपर खर्च करती है तो भी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। या फिर अगर उसके पैसे किसी प्रोहिबिटेड मोड मतलब हो गया कि 11(5) में जो मोड दिए हुए हैं उसके अलावा अगर किसी और मोड में आपके पैसे इन्वेस्टेड है तो वो प्रोहिबिटेड है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब ये नीचे वाला पॉइंट जो है उसको समझा दूँ। जैसे कि स्कूल होता है, मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है। तो स्कूल होता है, स्कूल को एज ए ट्रस्ट वो रजिस्टर्ड होगा स्कूल, क्योंकि एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं आप, तो आप एक चैरिटेबल पर्पस एज ए चैरिटेबल पर्पस वर्क कर सकते हैं, फाइन बाय देन। उसके बाद से स्कूल को इसके अलावा अदर भी बहुत सारे लॉ को स्कूल का हो सकता है कि स्टेट वाइज या मुझे आइडिया नहीं है, उस लॉ का नाम नहीं याद है, हो सकता है स्टेट ने अपने अपने रूल्स बना रखे हों। जैसे कि CBSE के मान लो कि एक स्कूल है तो वो एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा। अब ट्रस्ट में जो चीज़ें अगर उसको 11 to 13 की बेनिफिट चाहिए तो ये सारी चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। साथ में अगर कोई स्कूल है जो कि CBSE के अंदर है तो उसके लिए भी कुछ होता है ना कि आपके स्कूल की बिल्डिंग इतने स्क्वायर फीट में होनी चाहिए, इतना बड़ा प्लेग्राउंड होना चाहिए, ऐसा, तो उसको भी कंप्लाई करो। अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो, आप इस इनकम टैक्स के सारी चीज़ों को कंप्लाई कर रहे हो बट वो CBSE वाली गाइडलाइन को आप नहीं कंप्लाई कर रहे हो, तो भी जो है आपके रजिस्ट्रेशन को
कमिश्नर या पीसी कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सर्कमस्टांसेस व्हेन एग्जेम्पशन वुड बी ग्रांटेड फॉर एन अर्लियर असेसमेंट ईयर। ये टेक्निकल टॉपिक नहीं है, मैं एक बार देखती हूँ हमारा कितना टॉपिक और बचा है। मेजर तो मुझे इलस्ट्रेशन ही दिख रहे हैं। ज़्यादा हमारे पास बचा नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट अभी बचा है, बट आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, इसके पहले कि मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, बिकॉज आई एम फेसिंग सम इशू, कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसको भी अपलोड करके ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ। सो येस, अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे की वीडियोस को देखिए, और क्लास के बारे में आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी वहाँ से ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। इन केस अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो में अगर ईमेल आईडी नहीं मेंशन है तो बाकी कमेंट में भी लिख सकते हैं। सो येस, और इसके अलावा एक लिटिल इन्फो, अगर आप स्टॉक में या फिर कंपनीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो यू कैन चेक आउट माई अदर चैनल स्टॉक विद श्रुति, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन आप मुझे ईमेल आईडी पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टडिंग। बाय बाय।